हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं DSSB PRT के लिए और अदर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो DSSB को टारगेट करते हुए हम यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की क्लासेस को कर रहे हैं। एंड दिस इज आवर वीडियो नंबर 2। वी हैव डन प्रीवियसली सम क्वेश्चंस एंड आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो इन केस इफ एनीवन हु इज वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यहाँ पे जो भी हम चीज़ें यहाँ पे समझेंगे, हर क्वेश्चन के माध्यम से जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। एंड ये वीडियो बेसिकली टारगेट करेगा पीआरटी को। पीआरटी के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इट विल इक्वली हेल्प यू इन योर टीजीटी और पीजीटी एग्जाम, क्योंकि जो पार्ट ए सेक्शन होता है 20 मार्क्स जो आपका जनरल अवेयरनेस का पूछा जाता है वो मोर और लेस आपका सेम होता है। क्वेश्चन आपके इसी तरह से पूछे जाते हैं पार्ट 1 में। सो सभी को ये वीडियो हेल्प करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो प्लेलिस्ट है वो बना दिया है, तो चेकआउट करना, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एंड इसका जो पीडीएफ होगा, जो भी यहाँ पे पीडीएफ मैं यहाँ जो भी शेयर करूँगी ये आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जो पीडीएफ्स है इंग्लिश का या जनरल अवेयरनेस का या जो भी अपकमिंग क्लासेस हमारी आती रहेंगी सबका पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री कंटेंट में मिल जाएगा। सो मेक श्योर टू चेक आउट। एंड पीआरटी का पार्ट बी जो भी स्टूडेंट पार्ट बी का पेड बैच लेना चाहते हैं पीआरटी के लिए, तो इसको भी एक बार चेकआउट कर लेना, एप्लीकेशन पे सब अवेलेबल है। ओके, सो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और हर एग्जाम में आता है, चाहे पीजीटी कर रहे हो, टीजीटी कर रहे हो, पीआरटी कर रहे हो। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया था। ठीक है, सो यहाँ पे सॉइल से क्वेश्चन है। तो आपका जो टाइप्स ऑफ सॉइल होती है, जैसे आप ये मैप देख रहे हो, यहाँ पे एलुवियल सॉइल हो गया, लेटराइट है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। जो मृदा है, मृदा मिट्टी के जो टाइप है अलग अलग, वहां से क्वेश्चन बनता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि लेटराइट सॉइल्स आर यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। क्या इनका प्रयोग कॉफी और चाय उगाने के लिए होता है? तो बिल्कुल ठीक बात है। हमें नॉट ट्रू बताना है, जो गलत है। दूसरा है कि लेटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ ऑप्शन बनेगा नीदर 1 नॉर 2, कोई भी गलत नहीं है, ऑल करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बोथ आर करेक्ट। अब देखो इसके साथ हम लोग अब मृदा जो टाइप है मिट्टी के, जो आपके क्वेश्चन बनते हैं जहां जहां से बनते हैं उसको थोड़ा सा देखेंगे, सो दैट एक क्वेश्चन के साथ आपका ये रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लेटराइट मिट्टी के बारे में, कहाँ पाया जाता है भारत में। भारत का ये मैप आप देख रहे हो, यहाँ पे लेटराइट सॉइल जो है वो इस एरिया में ये हो गया। तो पहले हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। सदर्न स्टेट्स में है, वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। तो ये देख रहे हो आप उड़ीसा, या फिर ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो इधर हो गया, ठीक है। और सदर्न स्टेट्स में भी है, जैसे ये हो गया, यहाँ पे हो गया ये वाला एरिया। तो ये आपका क्या है, लेटराइट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। लिखा है भारी वर्षा से अत्यधिक लीचिंग होती है, जिससे कि जो ये मिट्टी है ये एसिडिक हो जाती है। तो ये मिट्टी कैसी होती है, जो एसिडिक है और फर्टाइल बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो दिस सॉइल इज लो इन फर्टिलिटी, और ये बहुत अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, राइट। बहुत उपजाऊ नहीं होती है, पहली चीज़। और ये न्यूट्रिएंट्स में पुअर होती है, और इससे बेसिकली तत्वों की कमी है, और इससे जो है मृदा अपरदन भी बहुत ज़्यादा इस मिट्टी से होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ह्यूमिस इन फॉरेस्ट ह्यूमिस रिच होती है, ठीक है। और कम पेड़ पौधे होने पर इसका जो ह्यूमिस होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मेन क्रॉप्स याद रखना है टी, कॉफ़ी। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, तो लेटराइट प्रमुख जो मृदा है तो लेटराइट मृदा हो जाएगी, राइट। तो ये बेसिकली जो चाय कॉफ़ी है ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एरियाज में। काजू उगाने के लिए भी इस फसल को इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। जो आपका सदर्न स्टेट्स में ये जो आप देख रहे हो, ये जो सदर्न पार्ट है, यहाँ पर आपकी ये जो पार्ट है यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा एरिया जो केरला का भाग है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे लेटराइट सॉइल है। ये एरिया जो है आप मैप में देख रहे हो, ये सब आपका
यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई लेटराइट मृदा के बारे में। क्या याद रखना था कि चाय, कॉफी और काजू के लिए अच्छी फसल है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, कम उपजाऊ होती है, एसिडिक होती है। अगला है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। अब ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो है ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो फटाफट से देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये कैसे बनती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो फाइन ग्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होती है। जो एलुवियल सॉइल होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा जो है अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो फर्टाइल सॉइल है। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट, अब देखो जो जो पॉइंट हम कर रहे हैं ना वो ध्यान रखना है। फर्टाइल सॉइल है, डिस्पोज्ड बाय रिवर्स एंड फ्लड प्लेन्स एंड रिवर्स वैली, यानी नदियों द्वारा बाढ़ मैदानों और नदी घाटियों में जमा की गई जो महीन उपजाऊ मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा कौन सी मृदा है? जो बहुत उपजाऊ होती है। और अगर हम इसका एरिया देखें तो ये जो ब्राउन वाला एरिया देख रहे हो आप, ये जो पूरा लगभग 40% क्षेत्र को ये ढकती है। तो भारत के लगभग 40% क्षेत्र को ये ढकती है। उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में ये व्यापक है। सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां इसे लेकर के आती हैं। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ये पूरा, ये सब एलुवियल सॉइल है। ठीक है, ये उत्तरी भारत का जो पूरा मैदानी इलाका है उसमें ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये बहुत फर्टाइल होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो कमी किस चीज की होती है? नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। पोटैश, फॉस्फोरिक अम्ल और जो क्षारक है वो इसमें पर्याप्त मात्रा में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन कम होता है ऐसी मिट्टी में। और क्या पाया जाता है यहाँ पे? पोटैश, फॉस्फोरस एंड जो आपका क्षारक है। ठीक है, जो क्षार है वो कम पाया जाता है। तो ये उपजाऊ होती है और इसके लिए हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत कम पड़ती है क्योंकि ये अपने आप में उपजाऊ मृदा होती है, तो अच्छी फसल के लिए मानी जाती है। तो इसके लिए फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। ठीक है, ये हो गया। और बहुत ज़्यादा जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए जो ये गहन खेती और जो घनी आबादी वाले क्षेत्र है वहाँ पे ये पाई जाती है। मेन फसल अगर हम बात करें तो गन्ना, धान, गेहूं, दाल, अनाज, केला, जूट ये सब उगाया जाता है। तो इसमें से ना कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कि एलुवियल सॉइल के लिए सबसे उपयुक्त फसल क्या होगी? तो धान, गेहूं, गन्ना ऐसे आ जाएगा। या दालें जो हैं हमारे, जितने भी दाल होते हैं, अनाज होते हैं, केला है, जूट है, वो सब यहाँ उगाया जाता है। अच्छा, इसमें दो तरह की जो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल है वो पाई जाती है। नाम याद रख लेना है। इसके दो सब टाइप होते हैं, एक होता है खादर, एक होता है भांगर। ठीक है, तो खादर और भांगर। खादर मिट्टी कौन सी है? जो नई होती है, नई जलोढ़ मिट्टी जो प्रतिवर्ष बाढ़ से जमा हो रही है, जो बहुत महीन बनावट वाली होती है, उसको हम क्या कहते हैं? खादर बोलते हैं। खादर मिट्टी यानी न्यू एलुवियल सॉइल है। तो क्वेश्चन आ जाएगा नई वाली एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं? खादर। एंड देन सेकेंड क्या है इसका टाइप? जिसको भांगर बोलते हैं। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं? भांगर बोलते हैं। और ये क्या है? बाढ़ मैदानों से दूर पाई जाती है, भारी बनावट वाली होती है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। तो अभी तक हमने जो ये डिस्कस किया है कौन कौन सी नदियों से इसका निर्माण हो रहा है, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये रिवर जो है अपने साथ जो नदी घाटी में जमा की गई जो उपजाऊ मिट्टी होती है उससे ये बनती है। और 40% एरिया को इसने ढक के रखा है भारत के। एंड फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। इसके अंदर जो है पोटैश, फॉस्फोरस ज़्यादा है। नाइट्रोजन इस मिट्टी में कम पाया जाता है और ये बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, सो आई होप कि ये सारा क्लियर हो गया होगा। एक दो बारी पढ़ लेंगे आप इसका PDF देख के तो आपको याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा है, डोंट वरी, मेक श्योर टू राइट योर ओन नोट्स। PDF मिल जाएगा, लेकिन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, अगली सॉइल देखो, देख लेते हैं फटाफट से। जब हम अगर ये कर रहे हैं तो इसको अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट आती है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल का एरिया ये वाला आप देख रहे हो ना, ये मिडिल वाला पार्ट, जो आपका ये महाराष्ट्र वाला पार्ट है। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात का कुछ हिस्सा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया मेन। तो ये आपका जो एरिया है
ये आपका ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। अब ब्लैक सॉइल में इसको रेगर मिट्टी भी बोलते हैं। तो रेगर काली या कपासीय मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? ब्लैक सॉइल होती है। तो इनके ना नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिट्टी को हम रेगर भी बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। आयरन, मैग्नीशियम, पोटैश, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर। यानी देखो सिंपल है, लौह ज्यादा पाया जाता है, चूना पाया जाता है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है और जो मैग्नीशियम और पोटैश है वो ज्यादा पाया जाता है इस मिट्टी में। ये नाइट्रोजन इनमें कम होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही इसमें कम होता है। एंड इसमें बेसिकली काला रंग किसके कारण होता है? यहाँ पे जो आपका मैग्नेटाइट है और ह्यूमिस के कारण इसका रंग ब्लैक होता है। एंड इसके अंदर बेसिकली सबसे अधिक जल धारण की क्षमता होती है। ये याद रखना कि ऐसे आ जाएगा कि विच सॉइल हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। 4 ऑप्शन दे देंगे तो आंसर विल बी ब्लैक सॉइल। जल धारण करने की क्षमता इस मिट्टी में ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे कपास उगाने के लिए इस मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। और ये जल्दी चिपचिपी हो जाती है क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा धारण करती है। ठीक है, और ये कैसे बन रही है? आपका ज्वालामुखीय पदार्थों से बनी हुई मिट्टी है ये। और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एरिया में है। यहाँ पे कपास मेन इसकी क्रॉप होती है। तो क्या उगाया जाता है ब्लैक सॉइल में? कपास उगाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अन्य फसलें क्या हो सकता है? अनाज, तिलहन या फल सब्जी, तंबाकू और गन्ना भी उगाया जाता है। मेन पूछा जाता है कपास किस में उगाया जाता है, तो कपास के लिए ब्लैक सॉइल क्या है? बेस्ट है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी हमने 3 टाइप ऑफ सॉइल वी हैव डन, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। इंपॉर्टेंट था। अगला है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज लोकेटेड इन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब आपके हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आता है, जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स और उनका ईयर पूछा जाता है। स्टैटिक का पार्ट है तो याद रखना वॉशिंगटन DC इसका राइट था। IMF का मुख्यालय ऐसे आ जाएगा, किसी का भी आ जाएगा। तो आइए एक बार हम लोग मेन बहुत सारे हैं वैसे तो, बट यहाँ पे आई हैव एडेड दोज जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी भी शिफ्ट में आप इनको देख लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी जो आपका IMF है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC अमेरिका में। ईयर याद रखना, स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक, सॉरी 1944 में हुई थी। और ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जो अदर कंट्रीज को बेसिकली लोन देने का काम करता है। मैंने बहुत शॉर्ट इसको रखा है सो दैट याद करने में आसानी हो, आपको जस्ट एक आइडिया हो जाए बेसिक इनके बारे में। तो बस ये याद रखना कि वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित रखने के लिए और जो संकटग्रस्त अगर देश है उनको ऋण देता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, फिर आपका आया विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका वॉशिंगटन DC में है। 1944 हो गया इसका भी। एंड इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये भी क्या करता है? फंड को प्रोवाइड करता है, राइट। तो दूसरा क्या है आपका? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था हमारा यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो नाम याद रखना है, मैंने जैसे बोला 2-3 बार आप देखेंगे, बार बार इनको एनालिसिस करेंगे। और मैं एक काम और करूँगी कि हम लोग अभी 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन कर रहे हैं हर दिन। एक वीक जब हो जाएगा तो इनको दोबारा से ना हम मैराथन में सारे क्वेश्चन को फिर से एक बार सरसरी तौर पे देख लेंगे। सो दैट ऐसा होगा कि आपने 6 दिन अगर वीडियो देखा है तो 60-70 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। ठीक है, सो वी डोंट वरी, अभी जितना समझ आ रहा है आप देख लो। देखो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क हो गया 1945। याद रखना ईयर, वर्ष क्या है। यूनाइटेड नेशन बेसिकली मेन इनका काम है, बिल्कुल मेजर अगर हम काम देखें तो मेंटेन्स पीस, शांति बनाए रखना, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना अमंग नेशंस, यानी राष्ट्र के बीच सहयोग और शांति की बात कौन करते हैं? यूनाइटेड नेशन करते हैं। ठीक है, 1945 न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1948 में इसको फाउंड किया गया। एंड वैश्विक बीमारियों पर नियंत्रण करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इसका पर्पस था।
मेन फंक्शन है। फिर आपका WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये भी जेनेवा में है। तो WTO और WHO दोनों आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड। एंड 1995 में आया आपका WTO क्या है, जो कि ग्लोबल ट्रेड रूल को बताता है, यानी इसका संबंध बेसिकली वैश्विक व्यापार नियम से है, और जो भी डिस्प्यूट है अमंग नेशन रिगार्डिंग ट्रेड एंड ऑल, तो उसको ये देखता है मोटा मोटा, ठीक है। उसके बाद यूनिसेफ आपका न्यूयॉर्क है, यूनिसेफ का मुख्यालय 1946 में आया। यूनिसेफ का मेन काम क्या है कि बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सहायता देना, बेसिकली चिल्ड्रन के ऊपर बहुत काम करता है यूनिसेफ, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण की बात यूनिसेफ करता है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो देखो स्विट्जरलैंड जेनेवा में 3 चीजें हैं, WHO, WTO और आपका जो ILO है, ठीक है। 1919 में आया ये श्रम संगठन, जो कि श्रमिक के अधिकारों की रक्षा और मजदूरी को बढ़ावा देने का मेन इनका पर्पस रहता है, मतलब श्रम मजदूरी से रिलेटेड है, कीवर्ड्स है ये केवल, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को कहाँ पर है, पेरिस। तो यूनेस्को का कार्यालय पेरिस में 1945 में फाउंड हुआ। यूनेस्को बेसिकली एजुकेशन, साइंस और कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करता है, ठीक है। एजुकेशन को, साइंस को, जो भी कल्चर और हेरिटेज है उसको प्रमोट करता है। और उसके बाद है सार्क। तो सार्क क्या है, जिसका काठमांडू में, नेपाल में इसका मुख्यालय है, 1985 में फाउंड ही हुआ। और ये बेसिकली जो दक्षिण एशियाई देश है उनके बीच सहयोग को प्रोत्साहन ये करता है, जितने भी आपके दक्षिण एशियाई देश हो गए। और ब्रिक्स जो है इसका शंघाई चाइना में है, ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है, और इसको फाउंड किया गया 2006 में। ये बेसिकली आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट जो है, जितने भी विकास बैंक परियोजनाएं हैं उसको ये फोकस करता है, ठीक है। सो अभी तक हमने मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको देखा, ईयर इनका देखा है, इनको बार बार गो थ्रू करना पड़ेगा तब याद होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कथन पूछा गया था, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। सो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, थोड़ा सा आपका जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है कि रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है, और रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों और जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तन करना कंपोस्टिंग कहलाता है। तो बेसिकली आपका वर्मी कंपोस्टिंग और कंपोस्टिंग से क्वेश्चन आया है, बहुत बेसिक जनरल क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसके अंदर आपका दोनों ही क्या था, करेक्ट था, हमें सही बताना था, तो इसमें बोथ विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, बाकी जितनी चीजें हैं। देखो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट जो है इज मेड बाय ब्रेकिंग डाउन फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट इनटू वर्म्स, यूजुअली रेड ब्रिंगल्स एंड वाइट वर्म्स। तो वर्मी कंपोस्ट पूछ लेगा, वर्मी कंपोस्ट क्या है, क्या समझ में आया कि वर्मी कंपोस्ट केचुओं की मदद से भोजन और सब्जियों के अपशिष्ट को अपघटित करके बनाया जाता है। यानी कि जो भोजन है या जो अपशिष्ट है, सब्जियों का जो वेस्ट है, वो उससे हम क्या करते हैं, उसको अपघटित करके, उसको डिकम्पोस्ट करके हम क्या करते हैं, खाद बना रहे हैं बेसिकली। तो वर्मी कंपोस्ट है, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है कि वेस्ट को हम मिक्स कर देते हैं, यानी अपशिष्ट के बिछावन सामग्री के साथ मिलाकर केचुए क्या करते हैं, उसे अपघटित करते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर वर्मी कास्ट बनता है। तो जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अपशिष्टों से वर्मी कास्ट बन रहा है। केचुओं की मदद से उसको क्या किया जा रहा है, बेसिकली उसको डीकम्पोज किया जा रहा है, जो भी सब्जी और जो फ्रूट्स वेस्ट है। उसके बाद वर्मी कल्चर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग वर्म्स। तो वर्म्स को जब हम रेयर कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड वर्मी कल्चर, याद रहेगा। वर्मी कास्ट क्या होता है, जो एंड प्रोडक्ट आता है हमारा, यानी जो ऑर्गेनिक जो भी मैटर था उसको जब हम वर्म्स यूज करके जब हम उसको अपघटित कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट आया, जो खाद बन करके तैयार होती है, उसको हम कहते हैं वर्मी कास्ट, ठीक है। तो केचुओं द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ का उत्पाद होता है उसको हम वर्मी कास्ट कहते हैं। इसका फायदा क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, फर्टिलिटी के लिए यूज किया जाता है, सॉइल फर्टिलाइजर्स एज अ फर्टिलाइजर बेसिकली यूज किया जाता है, और 2 से 3 महीने लगते हैं इसको तैयार करने में, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इसको बेस्ट माना जाता है। 2 से 3 महीने अपशिष्टों का जो विघटन है वो किया जाता है, एंड देन ये
आपका प्रिपेयर होता है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या बना, अनुच्छेद 53। आर्टिकल 53 बेसिकली आपका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन से संबंधित है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल 53 स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इज एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। यानी सिंपल सा ये कह रहे हैं सरल भाषा में कि देश को चलाने की जो मुख्य शक्ति है वो केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है, लेकिन राष्ट्रपति अकेले इस काम को नहीं करते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, अपने साथ प्रधानमंत्री और जो अदर जो मंत्री हैं वहाँ पे जो उनके अधीन जो अधिकारी हैं उनके जरिए अपने काम को करते हैं। सिंपल, यानी सिंपल भाषा में ये इसी को कह रहा है, ठीक है, सरल भाषा में अगर हम समझे। ओके, अगला था डैश आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली किसको कहा जाता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो बायोलॉजी से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर गोल्जी तंत्र, सारे इंपॉर्टेंट है, सबको देखेंगे अभी, ठीक है। सो इसमें आंसर बना लाइसोसोम। इसको हम कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं कई बारी। बहुत क्वेश्चन यहाँ से बने हैं प्रीवियस पेपर्स में, तो आइए सबके बारे में बात करते हैं। ये है क्या, मैं कोशिश करूंगी कि अगर आप पहली बार इनको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जस्ट बेसिक यू विल अंडरस्टैंड कि बेसिकली है क्या ये। तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम बेसिकली गोल्जी तंत्र द्वारा झिल्लीबद्ध थैली है। इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, यानी सुसाइड बैग पूछेगा कि सुसाइड बैग किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों इनको सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है, बिकॉज इफ द सेल इज डैमेज, अगर मान लो हमारे अंदर कोई सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम उस सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं कि अगर मान लो कोई कोशिका हमारा जो सेल है वो अगर किसी कारण से डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम खुद फट करके उसको पचा लेते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है। तो लाइसोसोम बेसिकली आपका क्या है, जो छोटे गोलाकार थैली जैसे ढांचे होते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये यहाँ से ये चीज जो है, ये छोटे छोटे आप ये देख रहे हो, ये क्या है, लाइसोसोम्स है। थैली जैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, जो पचाने वाले एंजाइम से भरे होते हैं, ठीक है। तो इसका मेन काम देखो क्या है, ये बेसिकली आप पुराने अंगों को पचाना और कोशिका को साफ रखना, बैक्टीरिया वायरस से सुरक्षा रखना, इसको बोल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो देखो इंपॉर्टेंट है कि जो लाइपेज है, ठीक है, लाइपेज हो गया या फिर यहाँ पे प्रोटीज हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो जटिल पदार्थों को तोड़ने का काम लाइसोसोम करते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपेज है, प्रोटीज है, या जो भी यहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, इसको तोड़ने का काम करता है ताकि वो पच सके, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है लाइसोसोम के बारे में। इसको आत्मघाती थैली भी बोलते हैं और इनका काम देखना था। अगला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है, आपका पावर हाउस, कोशिका की ऊर्जा केंद्र क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आता है क्वेश्चन कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, ठीक है। और ये बेसिकली इसके अंदर क्या पाया जाता है, राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। ये याद रखना, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, एटीपी मतलब यहाँ पे लिखा है तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर सेल एक्टिविटीज। सो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। तो एटीपी का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। एंड एक चीज और याद रखना, ये बेसिकली अपना खुद का डीएनए कंटेन करता है, ठीक है, और एटीपी को जनरेट करता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा उत्पादन का केंद्र इसको माना जाता है। ये बेसिक बातें हैं, ठीक है। राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है इसके अंदर। तो यह हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो आप ये पिक्चर देख रहे हो इसके अंदर। ओके,
अगला है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम क्या है? हमारे कोशिका के साइटोप्लाज्म में छोटे दानेदार ढांचे होते हैं, इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? सेल का प्रोटीन फैक्ट्री क्या है? तो आंसर बनेगा आपका राइबोसोम। राइबोसोम में आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ये राइबोसोम पाया जाता है। ये आप देख रहे हो, ये चीज बस इतना समझो। तो ये क्या है? बेसिकली छोटे छोटे आप देख रहे हो स्मॉल, बेसिकली दानेदार ये है, ठीक है। और इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। और प्रोटीन का संश्लेषण करने में, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण का स्थल भी इसको कहते हैं। ये क्या करता है? अमीनो एसिड को प्रोटीन में बदलता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि अमीनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? तो आंसर बनेगा राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। फिर आता है आपका जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें क्या याद रखना है आपको कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पूरा जो अभी तक हम देख रहे थे, ये आपका लाइसोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जो आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर का वो है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को पैक करके जहां जरूरत हो वहां इसको भेजता है। लाइसोसोम को बनाना, फैट को ट्रांसपोर्ट करना इसका काम होता है। सिंपल याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा वैसे है नहीं, बेसिक चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो ये याद रखना कि यूकैरियोट कोशिका में जो झिल्लीबद्ध संरचना होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये झिल्ली, ये आपका क्या है? गोल्जी, ठीक है, ये याद रखना है। तो अभी इस क्वेश्चन के थ्रू हमने सारे जो टर्म्स हैं वो डिस्कस किया है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्जी तंत्र सारे ही डिस्कस किए हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन इसमें से सही है, ठीक है। तो पहला है कि शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा ढंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। अब ये क्वेश्चन है, इसके बारे में बेसिक बात करेंगे, किसके द्वारा चंदेल डायनेसिटी की बात हो रही है। तो इसमें सही कथन क्या है? दोनों इसमें हमारे क्या है? करेक्ट हैं, ठीक है। तो बोथ विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। देखो यहाँ पर जो कंदरिया महादेव है, ये एक टेम्पल का नाम है जो खजुराहो में है, राइट। खजुराहो में मंदिर है ये। इट वॉज बिल्ट फॉर लॉर्ड शिवा बाय किंग विद्याधारा ऑफ द चंदेल डायनेसिटी। तो इसको बेसिकली चंदेल डायनेसिटी में बनाया गया था। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है वो तंजावुर में है। राजा चोल जो शासक थे, राजा राजवन जो थे, इन्होंने इसको बनाया था। एंड ये सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है अमंग टेम्पल्स ऑफ दैट टाइम। तो राजा राजेश्वर टेम्पल, या जिसको हम बृहदेश्वर टेम्पल कहते हैं, तंजावुर में है, जो राज चोल फर्स्ट ने, तो जो चोल वंश में सबसे फेमस जो राजा था, मतलब सबसे इसको हम प्रभावशाली राजा कहेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रभावशाली शासक था वो राजा राजवन थे। इन्होंने ही बृहदेश्वर जो टेम्पल है तंजावुर के अंदर इन्होंने बनवाया, जो उस समय पे सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट था, ठीक है, सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट टेम्पल था। तो दोनों स्टेटमेंट उसमें करेक्ट है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ खो खो इज, तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई है। ये क्वेश्चन आता है स्पोर्ट्स से, एक तो आ जाएगा कौन सा किस स्पोर्ट का प्लेयर है, एंड कई बार नंबर ऑफ जो प्लेयर्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो 12 इनकी संख्या होती है। बाकी और जो स्पोर्ट्स हैं उसको देख लेते हैं फटाफट से। देखो खो खो में 12 होते हैं। यहाँ पे जो मैंने ये ऐड किया है ना, ऑन फील्ड वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो दो है। ऑन फील्ड कितने होते हैं
और टोटल टीम साइज कितनी होती है। तो ये दोनों हो सके तो याद रखना। कभी कभी आता है कि ऑन फील्ड जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जैसे खो खो में ऑन फील्ड तो 9 होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 12 होगा खिलाड़ियों की टोटल संख्या, ठीक है। टोटल संख्या अगर पूछा जाए जो टोटल होते हैं वो 12 होते हैं। ऑन फील्ड कितने होंगे, 9 होंगे, तो आंसर इसका 12 होगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो प्रश्न है ये आपका 2 तरीके से पूछता है ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको ऐड किया है। कबड्डी में अगर पूछेगा कि टीम टोटल कितनी है, टीम का आकार कितना होता है, 12। ऑन फील्ड पूछा जाए कि मैदान में कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। फुटबॉल में 11 होते हैं, मैदान में भी 11 होते हैं। बास्केटबॉल में 12, मैदान में केवल 5 होते हैं बास्केटबॉल में, ठीक है। वॉलीबॉल में 12 हैं, मैदान में 6 होते हैं। हॉकी में 16 होते हैं, मैदान में 11 होते हैं। और क्रिकेट में 11-11 हैं, मैदान में भी 11 होते हैं। तो ये आपका ऑन फील्ड पूछेगा तो ये आपको करना है, टोटल टीम पूछेगा साइज में तो ये करना है। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आया है। काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो इसके अकॉर्डिंग आया है, काफ़ी एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग आया है। डिपेंड करता है ऑप्शन में 9 है कि 12 है, 11 है कि कितने हैं, ठीक है। सो आई होप कि क्लियर हो जाएगा ये। ओके, अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आई डू वट आई डू। तो आई डू वट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका आंसर था रघुराम राजन। रघुराम राजन इसका राइट आंसर है। बाकी चारों लोग इंपॉर्टेंट है, बुक्स पूछता है। तो रघुराम राजन बेसिकली जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, इनके द्वारा लिखी गई है। और इसमें बेसिकली बैंकिंग और अर्थव्यवस्था पर उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो इन्होंने इस बुक में शेयर किया था। फिर उसके बाद है द पावर ऑफ रेजिलियंस, उर्जित पटेल की बुक है द पावर ऑफ रेजिलियंस। ये भी फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रहे हैं। इसमें भी इकोनॉमिक पॉलिसी की बात इसमें ज़्यादा की गई है। फिर मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी या सलमान रश्दी की जो बुक्स है काफ़ी फेमस है ये ऑथर, इनके काफ़ी किताबें हैं जो पूछी जाती है। तो इसको बेसिकली बुकर प्राइज भी मिला है इस किताब को, और ये बहुत फेमस नॉवल है इनके द्वारा, मिडनाइट्स चिल्ड्रन याद रखना है, सलमान रश्दी की। और द ग्रेट इंडियन नॉवल शशि थरूर की काफ़ी बुक्स जो हैं वो आपके एग्जाम में आई हुई हैं, ठीक है। तो अलग अलग है, बाकी हम लोग एक अलग वीडियो कर लेंगे जिसमें हमारी बुक्स के बारे में हम देख लेंगे। ये क्वेश्चन आपका आया था एलिमेंट एटोमिसिटी, तत्व परमाणुकता का कौन सा युग्म सही है। तो ये क्वेश्चन आपका साइंस, जनरल साइंस आपका क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है, सल्फर बहुपरमाणुक होता है। तो ये आपका आप बेसिकली देख रहे हो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटीज की किताबों में ये स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो वहाँ से एक प्रश्न इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड करना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों में दोनों ही क्या थे, करेक्ट थे। तो तत्व की जो परमाणुकता है, कितने परमाणु होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली परमाणुकता क्या होता है कि एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें 2 होते हैं, 2 परमाणु पाए जाते हैं। और सल्फर के अंदर हमारे 8 है, तो 8 एटम्स हो गए, ठीक है। हमारे परमाणु कितने हैं, एटम्स 8 है। तो ये हो गई बेसिक बात। इसके लिए आपको पूरा वो पढ़ना पड़ेगा जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बेसिक जो आपके एनसीईआरटीज में जुड़ा हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा। एंड वी विल डू इट सून। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। सो फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। दिस वॉज आवर क्लास नंबर 2 एंड आई होप कि इट हेल्प्ड यू इन टुडेज क्लास। बाकी कोई भी सजेशन, फीडबैक, एनीथिंग इफ़ यू वांट टू गिव मी तो फील फ्री टू गिव मी, आप मुझे दे सकते हैं। और मिलते हैं अगली क्लास के साथ। अगला जो चैप्टर आएगा क्लास 3, ऐसे ही हम लोग रिसेंट जो 2025 के प्रश्न हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम 2025 के पेपर्स को एनालिसिस करेंगे और उसके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड एप्लीकेशन से जुड़ जाना। इसका जो पीडीएफ है और बाकी जो पीडीएफ है इंग्लिश का, सब सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चेक आउट द एप्लीकेशन फॉर पीडीएफ्स एंड ऑल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। स्टे ट्यून्ड।